ये लोग पाकिस्तान को बहुत बड़ा दुश्मन दिखाते हैं और छोटी मतलब कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तान को निशाना बना देना, हमला कर देंगे, घर में घुस के मार देंगे, ये वो दुनिया भर की बातें, एक के बदले 10 सिर लाएँगे। इतना सब कुछ बोलने, कहने, करने के बाद अब ये जैसे पहलगाम का हमला हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद भी, एयर स्ट्राइक करने के बाद और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद, इतना सब करने के बाद लौट के फिर बातचीत पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, देखिए, ये जो कनाडा से लगता है, कभी सुने हैं कि दोनों की सेना के बीच गोली चल गई? सबसे शांत अमेरिका बॉर्डर का का बॉर्डर मैक्सिको से लगता है, कभी हुँ, सुने कि मैक्सिको से गोली चल गई? हुँ, भारत पाकिस्तान का जब भी कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जब बात आएगी तो कहेंगे लंदन शब्द जरूर सुना जाएगा। इस चीज ध्यान रखिएगा, पिछले 50 सालों में 20 बार आप जब भी सुनिएगा तो लंदन शब्द आएगा। अगर आज भी हमारे देश की जनता, पाकिस्तान की जनता नहीं समझ रही है तो फिर कब समझेगी? और नहीं समझेगी, 5 किलो अनाज पे उधर भी जिंदा है, 5 किलो अनाज पे इधर भी जिंदा रहिए। वो हुँ। अपना अल्लाह अकबर करते रहे आप जैसे। जितना रट्टा पाकिस्तान के नाम का लगाया है, शायद उतना रट्टा खुद के नाम का भी नहीं लगाया। कभी पाकिस्तान का डर दिखाते हैं, कभी उसी पाकिस्तान को डराने की बात करते हैं, कभी घर में घुस के मारने की बात करते हैं। और अब ये सब कुछ करने के बाद नौबत यहाँ तक आ गई है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी चालू हो गई है। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? आइए इसी को समझते हैं विस्तार से, कायदे से एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको इन चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी है और पूर्व में नज़दीक से पूर्ववर्ती सरकारों में इन्होंने ट्रैक टू डिप्लोमेसी को देखा है। तो कई सवालों पर बात करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने की, नक्शा बदल देने की, लाहौर में कब्ज़ा कर लेने की बात करते थे, वो आज उसी पाकिस्तान से बातचीत को तैयार क्यों हो गए, बातचीत क्यों करने लगे? पड़ोसियों में झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो दोनों के रिश्तेदार मिल के बातचीत करवाते हैं। वो लोग पहले आपस में बातचीत कर लेते हैं, फिर इसके बाद सामना होता है दोनों पड़ोसियों का। तो कुछ वैसा ही खेल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देशों के बीच भी होता है। यही कहना लगभग, चाहते हैं। हाँ, लगभग वैसा ही, क्योंकि वो ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनके दोनों तरफ के जो विवाद, जिसका आप कह रहे हैं कि गांव देहात में विवाद हो जाए तो दोनों तरफ के लोगों से उनके अच्छे संबंध होते हैं, दोनों तरफ के लोगों हुँ, के बात व्यवहार को जान रहे होते हैं। तो ऐसे हुँ, में ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है सफल होने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं। लेकिन हुँ, ट्रैक टू डिप्लोमेसी में सामान्य रूप से वही लोग शामिल होते हैं जो सामान्य लोग होते हैं, जिनकी एक जानकारी होती है उस क्षेत्र में, और वो जिससे बात कर रहे होते हैं दूसरे पक्ष से, उसके बारे में भी काफी कुछ जानकारी होती है। हुँ। उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी डिप्लोमेसी के बारे में, उनके भाषा के बारे में, तमाम उनकी रणनीति के बारे में, उनके स्ट्रेटजी के बारे में तमाम जानकारी होती है। तो जी, और तो वहाँ के जनता के नब्ज को जो पहचानते हैं। हुँ, सोशल मीडिया पर हमने देखा कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी को लेकर कुछ अलग-अलग तरीके की चर्चाएँ भी हैं। कुछ लोग ये भी दावा ठोक रहे हैं कि जैसे ये पहली बार हो रहा है। बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ये पहली बार हो रहा है या फिर ये पुरानी चीज़ है? देखिए, भारत भारत-पाकिस्तान पाकिस्तान के संबंध में बिल्कुल पहली बार नहीं हो रहा है, हुँ, और 1947 के बाद दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव रहा है। तो हुँ, सरकारों से इतर सिविल सोसाइटी के लोग, वकील, और जो क्या कहा जाता है, पत्रकार हुँ, और एनजीओज, वो हुँ, जो एक दूसरे को जानते हैं, वो लगभग अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बातचीत करते रहे हैं। रिटायर्ड हुँ, सिविल सर्वेंट्स, रिटायर्ड डिप्लोमेट, रिटायर्ड हुँ, आर्मी ऑफिसर्स। और हुँ, भारत पाकिस्तान के संबंध में ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी इसलिए भी आसान हो जाती है कि दोनों मुल्क कभी एक ही हिस्सा रहे हैं, एक ही मतलब कि मुल्क एक ही रहे हैं। जगह हुँ, 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया से पहले अगर भारत की बात करें तो सब इकट्ठे ही थे, और दोनों हुँ, के लैंग्वेज भी लगभग सेम है। जी। भाषा हमारी उनकी में कोई अंतर नहीं है, लैंग्वेज और बाकी सारी चीज़ें खान-पान तो सेम है, हुँ, पहरावा सेम है। तो ऐसे में ट्रैक टू डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी सफलता के चांसेस ये रहता है कि एक इंटीमेसी पहले से रहती है, कल्चरल इंटीमेसी होती है, लैंग्वेज की हुँ, इंटीमेसी होती है, खान-पान की इंटीमेसी होती है। भारतीय पंजाब के लोग और पाकिस्तानी पंजाब के लोगों का रिलीजन सिर्फ अलग है। अगर आप देखें तो खान-पान सेम है, पहनावा सेम है, बाल बोल-चाल सेम है, दोनों पंजाबी बोलते हैं, हुँ, दोनों कपड़ा एक तरीके के पहनते हैं, और सिर्फ एक बैरियर बनता है कि एक इस्लाम को अपनाता है और एक पंजाब जो है वो उर्दू पंजाबी बोलता है, दूसरा उर्दू बोलता है। तो हुँ। दूसरा पंजाबी बोल, लेकिन नहीं, दोनों पंजाबी बोलते हैं, बस ये है कि लैंग्वेज उनका सेम है, धर्म सिर्फ अलग-अलग है, लेकिन कहीं न कहीं सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं, और उसमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी की सफलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
अभी मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि दरअसल भारत पाकिस्तान के रिश्तों और तमाम चीज़ों को लेकर अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप घंटों बोल सकते हैं। मेरी जानकारी में है कि आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं भारत पाकिस्तान के रिलेशन, कहीं खासकर नहीं, पाकिस्तान। मेरी एक कई पुस्तक आ रही है जी। पाकिस्तान की मीडिया पे, क्योंकि 2 बार हुँ, मैं पाकिस्तान गया था 2009 और 2010 में, तो हुँ, मीडिया को काफ़ी समझने का मौका मिला था। तो मौलवी, मिलिट्री और डेमोक्रेसी, क्या वहाँ के मीडिया से क्या रिलेशन रहा है? क्योंकि हुँ। वहाँ पे डेमोक्रेसी जितने मौलवी साल रहा है उतने साल मिलिट्री। मिलिट्री रहे हैं। और मौलवी मिलिट्री और क्या बताया आपने? डेमोक्रेसी, अच्छा। हाँ, हुँ, मौलवी डेमोक्रेसी में भी हावी रहे हैं, मौलवी मिलिट्री पे भी हावी रहे हैं। अच्छा। और ये तीनों का जो एक रिलेशन है वो मीडिया पे हुँ, हावी रहा है। तो अच्छा। उसपे मैंने किताब जल्दी आ जाएगी, वो हुँ। लगभग फाइनल स्टेज पे है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे एक लाइन में जवाब चाहूँ कि जब आपने 9-10 में वहाँ का मीडिया देखा और अभी भारत का मीडिया देख रहे हैं, तो किसको बेहतर मानते हैं आप? नहीं नहीं, वहाँ की मीडिया शुरू से तमाम प्रेशर में रहा है, और तमाम प्रेशर रहने के बावजूद वो मीडिया इंडिपेंडेंट होकर काम करता रहा है। हुँ, और वहाँ के मीडिया जो है वो सिर्फ मुकदमा और जेल जाने तक नहीं झेलता। वहाँ की मीडिया में उनकी उनकी उनको गायब भी किया गया, उनकी हत्याएं भी हुई है। हुँ, पाकिस्तानी एजेंसियों ने उनको, मीडिया के लोगों को किडनैप भी किया, उनका मर्डर भी किया। और हुँ, उसके बाद जब टेररिज्म में पीक पे आया पाकिस्तान में, तो तालिबान ने बहुत सारे मीडिया के लोगों को टारगेट किया। हुँ, बलूची अलगाववादियों ने भी मीडिया को टारगेट किया। तो पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग प्रेशर से जूझ रही है, और उसमें मर्डर तक बात जाती है। और मेरे पिछले 20-25 सालों का जो एक डाटा है उसमें से अगर डाटा को अगर एनालाइज करेंगे तो ये 100 से ऊपर मीडिया कर्मियों की वहाँ हत्या हो चुकी है पाकिस्तान के हुँ। अंदर। एक जी, छोटा तो सा मुल्क हुँ। अब तो मुख्य सवाल सर ये पैदा होता है कि ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है, पिछले 12-13 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनकी जो विचारधारा है, ये लोग पाकिस्तान को बहुत बड़ा दुश्मन दिखाते हैं और छोटी मतलब कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तान को निशाना बना देना, हमला कर देंगे, घर में घुस के मार देंगे, ये वो दुनिया भर की बातें, एक के बदले 10 सिर लाएँगे। इतना सब कुछ बोलने, कहने, करने के बाद अब ये जैसे पहलगाम का हमला हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद भी, एयर स्ट्राइक करने के बाद और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद, इतना सब करने के बाद लौट के फिर बातचीत पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये अभी तात्कालिक कारण एकाएक समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हुँ, आपने 2016 में सार्क को खत्म कर दिया। हुँ, उस समय एक टेररिस्ट अटैक हमारे यहाँ हुआ था, और उसके बाद आपने सार्क को ही डिमोलिश कर दिया। और भारत की सबसे रणनीतिक भूल ये थी हुँ, कि सार्क को डिमोलिश कर दिया। वो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, और डिमोलिश होने का एकमात्र काउच पाकिस्तान था। और हुँ। वो समझ में नहीं आया कि उतना ही एग्रेसिव आपके प्रति चाइना है, लेकिन चाइना के खिलाफ आपने कभी बोला भी नहीं, और चाइना से उतना ही है कि डिप्लोमेसी उससे ज़्यादा है। हाँ, पैरेलल जारी रखी आपने डिप्लोमेसी, आपने ट्रेड भी जारी रखा। अब हुँ, तो लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं कि हुँ, अभी जो हमारे जो एनएसए और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर से जो बातचीत हुई है, वो उसमें कहा गया है कि अलग-अलग फ्रंट पे हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। सीमा विवाद से अलग, सीमा हुँ, विवाद चल रहा है, उस पे आप बातचीत करते रहिए। उससे हुँ, अलग हमें एग्रीकल्चर में, उससे अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उससे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो यही बात पाकिस्तान पे नहीं आती। ये जब बात होने लगती है पाकिस्तान पे तो नहीं आती है। और हुँ, जहां तक कश्मीर की बात है, एक ऐसा इशू है जिसपे दोनों देश सहमत नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं भूलते कि कश्मीर में एक थर्ड पार्टी तो चाइना जबरदस्ती बना हुआ है, पीओके के अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हुँ। जब कश्मीर ही इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान को लेकर, तो फिर आप चाइना से ही बात नहीं कीजिए, क्योंकि हुँ, कश्मीर के बहुत सारे पार्ट पे चाइना ने घुसपैठ कर रखा है। बिल्कुल और हमारे भी अभी ऑपरेशन सिंदूर के हमारे दौरान खुलेआम सेना के अधिकारियों ने स्वीकारा कि चीन लगातार मदद कर रहा था पाकिस्तान की। तो दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन ही होना चाहिए। वो एक स्ट्रेटेजिक जो सपोर्ट पाकिस्तान को जो चाइना से मिल रहा था, वो लंबे समय से उनको मिल रहा है, उनकी आर्मी को। हुँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो कश्मीर को आपने एक बहुत बड़ा इशू बना रखा है, तो वो कश्मीर में चाइना इस समय जबरदस्ती तीसरा पार्टी बना हुआ है, क्योंकि हुँ, पीओके में उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चाइना ने वहां पर रेल लाइन से लेकर सड़कें तक बना दी है। और अगर कल को अगर आप पीओके लेने की कोशिश करेंगे तो चाइना उसमें बीच में आएगा, उसका क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। तो फिर जब चाइना बीच में आ रहा है, तो फिर चाइना से आप उसी मसले पे वो इशू चाइना के लेकर क्यों नहीं आता, जो आपके हुँ, एरिया में सिर्फ अरुणाचल में नहीं घुस रहा है, वो आपके यहाँ लद्दाख में नहीं घुस रहा है। वो तो हुँ, जो जिस कश्मीर पे आपका क्लेम है, जो पाकिस्तान ने अपने को दबा रखा है अपने पास,
उसके जब लेने की बात करते हैं तो चाइना तो वहां भी घुसा हुआ है, तो इस पे चुप्पी हो जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है और उसके पीछे एक वोट बैंक भी है। लेकिन उस वोट बैंक से अलग भी कुछ मसले हैं। उस वोट बैंक से अलग मसला ये है कि जो साउथ एशिया में इंडो पाक रिलेशन को ठीक होने में कुछ बड़ी बाधाएं हैं और ट्रैक टू डिप्लोमेसी से वो सारी बाधाएं फिर जुड़ जाती है कि ट्रैक टू, इसीलिए क्वेश्चन उठता है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी सक्सेस कैसे होगा जब ये सारे तमाम बड़े बड़े हर्डल्स हैं। पहला हर्डल्स है आर्मामेंट लॉबी, जो हथियार लॉबी है, दुनिया के बड़े बड़े हथियार विक्रेता हैं, वो भारत पाकिस्तान के बीच शांति कभी भी होने नहीं देंगे, क्योंकि वेस्ट एशिया और साउथ एशिया दुनिया भर के जो वेपन इंडस्ट्री के बहुत बड़ा परचेजर हैं। वेस्ट एशिया में सऊदी अरबिया हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ये जितने भी यूएस बेस हैं, ये सारे जो है यूएस बेस ही नहीं है, ये सारे देश यूएस वेपन्स के परचेजर भी हैं। इसी ढंग से इंडिया पाकिस्तान भी हथियारों के वेपन्स के बहुत बड़ा परचेज करते हैं। देखिए हम राफेल खरीद रहे हैं, कभी मिग खरीदते थे, मिग श्रेणी के खरीदते थे, आप S-400 खरीद रहे हैं अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए रशिया से, तो आप रशियन वेपन्स के बहुत बड़े परचेजर हैं। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री भी आपके यहाँ इन्वेस्ट करती है और कहती है कि आपके मार्केट को देख रही है कि हमसे भी हथियार खरीदो। सेम पाकिस्तान की स्थिति है। एक तो आर्मामेंट लॉबी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, एक लॉबी उस लॉबी का इंटरेस्ट है जिनके कोस्टल और समुद्री रूट पे बहुत पैसे लगे हुए हैं। वो कभी नहीं चाहता कि इंडो पाक रिलेशन इतना अच्छा हो जाए कि लैंड बॉर्डर भूल जाए, ये दिल्ली से लेके अफगानिस्तान से लेके सेंट्रल एशिया तक। अगर ये लैंड बॉर्डर बहुत स्मूथ हो गया तो इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो उस लॉबी को होगा जो गुजरात से लेके बॉम्बे से लेके साउथ तक के समुद्र में अपना पैसा लगाए हुए हैं, और उन्हीं के पैसा जो दूसरे कोस्टल एरिया में लगे हुए हैं, जैसे यूएई में जिनका पैसा लगा हुआ है, जिनका इजराइल में पैसा लगा हुआ है समुद्र के इलाके में। इवन कि ऐसे मसले पे पाकिस्तान के अंदर जो कराची की जो लॉबी है, जो समुद्र के जो ट्रेड रूट की जो लॉबी है, वो भी इंडियन लॉबी को सपोर्ट कर देती है कि ये रूट को स्मूथ नहीं होने दो, जो पंजाब से जो रूट दूसरे पंजाब में जाता है फिर वहां से अफगानिस्तान सीधा चला जाए। तो एंटी लैंड रूट लॉबी भी एक है। तो ऐसे में बहुत तरह की लॉबी काम कर रही होती है। उस लॉबी में जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात होती है तो मसला सिर्फ एक कश्मीर का नहीं होता, मसला सिर्फ पानी का नहीं है। पानी एक बहुत बड़ा मसला है इंडो पाक के बीच, ये भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो इंडस का जो वाटर है, इसको लेकर पाकिस्तान का एक अपना एप्रीहेंशन है कि भारत कभी भी पानी को रोक सकता है। तो कश्मीर के साथ साथ वो नदियों का पानी भी एक बहुत बड़ा इशू है, और ये दोनों इशू हमें सामने नजर आते हैं हमारे भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। लेकिन वो जो दो लॉबी है वो हम लोगों को नजर नहीं आता कि पीछे से जो एक लॉबी खेल कर रही है, जिनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। यानी आसान भाषा में कहें तो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो सिर्फ नदियों की और कश्मीर की नहीं है, उसके पीछे दो और बड़े मसले हैं। एक तो हथियार लॉबी है, जिसको हथियार बेचना, दलाली कमानी है, मोटा पैसा कमाना है। दूसरा वो लोग हैं जिनकी जहाजें चलती हैं, जो माल जिनका बंदरगाहों में बहुत पैसा लगा हुआ है, जिनको सी रूट में भारी इन्वेस्टमेंट है, उधर से बहुत भारी इनकम हो रहा है। वो लोग नहीं चाहते कि है ना, उनको आर्थिक नुकसान होगा अगर ये रूट अभी आप दिल्ली से अगर कहीं को अफगानिस्तान अगर कुछ लेके जाना हो तो दिल्ली से आपका जो है इंडस्ट्रियल जो कोई प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा? बॉम्बे जाएगा ना। बॉम्बे से ईरान जाएगा बंदरगाह के रास्ते, फिर ईरान से लैंड रूट से अफगानिस्तान जाएगा। अगर आपको उज्बेकिस्तान भेजना है, कजाकिस्तान भेजना है, तजाकिस्तान भेजना है, सेंट्रल एशिया के देशों से कोई ट्रेड करना है, तो आपके पास लैंड रूट तो पाकिस्तान के थ्रू तो आप ट्रेड नहीं कर सकते ना, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है। आपको तो अल्टीमेट तो जाना पड़ेगा वाया दुबई से या ईरान के जो समुद्री रूट है। तो जो वहां पे जो मोटा पैसा लगा हुआ है दोनों इस एरिया के, पूरे साउथ एशिया के और वेस्ट एशिया के बड़े बड़े जो पूंजीपतियों के, कारपोरेट के जो पैसे इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न पे तो नुकसान होगा ना अगर ये लैंड रूट खुलता है तो ये बहुत सारे टकराव है आपस में। और ये जो है आपको क्या लगता है, जैसे आपने जो लैंड रूट की बात किया, अगर ये लैंड रूट भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हो जाता है तो दोनों देशों को किस तरह के लाभ हो सकते हैं? अभी $2 अरब का भी कारोबार नहीं है दोनों मुल्कों के बीच चलाना। ये कारोबार $30 अरब तक पहुंच जाएगा 2-3 सालों के अंदर। अच्छा। $30 अरब तक पहुंच जाएगा। मेजर इसका बेनिफिट व्हाइट में जो कारोबार होगा, अभी ब्लैक में होता है, स्मगल होकर पाकिस्तान तक इंडिया का माल जाता है, वाया दुबई जाता है, वाया कराची जाता है। सीधा व्हाइट में जब लैंड रूट से जाएगा तो भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो सीधा व्हाइट में आएगा, आपका ट्रेड सरप्लस बढ़ेगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान से आपने कुछ ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना, आपने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना। अभी पाकिस्तान का जो माल है चाइना वहां के बाजार में छाया हुआ है, चाइनीज माल से उनका बाजार पट्टा हुआ है, आपका माल भी वहां जाएगा।
नहीं, भारत पाकिस्तान के रिश्ते अगर ठीक हो जाए, मान लीजिए कश्मीर वाला मुद्दा चलता भी रहे, वहां लड़ते भी रहे, लेकिन अगर व्यापारिक रिश्ते ठीक हो जाए तो एक साथ भारत चीन को झटका भी दे सकता है, पाकिस्तान को, और खुद को फायदा भी दे सकता है। हाँ देखिए, झटका शब्द का हम इस्तेमाल तो नहीं करें। हमारा संबंध है कि दोनों देशों के बेहतर रिलेशन जब होता है, और किसी भी मुल्क का, देखिए यूरोपीय देश कभी लड़ रहे हैं अब? 2 वर्ल्ड वार देखने के बाद यूरोप में कभी सुना कि आपस में जंग हो रहा है? यूरोपीय यूनियन बन गया, कितने मुल्क आपस में इकट्ठा होकर ट्रेड कर रहे हैं। यूरो करेंसी आ गया, क्या आप सोच सकते हैं कि भारत भी रुपया का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान भी रुपया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कॉमन करेंसी का तो हम नहीं सोच सकते ना, जबकि 1947 से पहले हम लोग एक रहे हैं। बांग्लादेशी टका का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक मतलब कि हमारा माइंड ही उस लेवल पे नहीं आया। हम अभी भी उसी माइंड सेट से चल रहे हैं जो माइंड सेट हम लोगों को ब्रिटिशियर्स या पश्चिमी ताकतों ने दिया था, जो उनके एजेंसियों ने दिया था कि आप लोग इसी माइंड पे चलो, हिंदू मुसलमान करते रहो, आपस में भिड़ते रहो। ये समझना इस देश के हिंदुओं को आएगा ना, ये समझ पाकिस्तान के मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को आएगा, जो किस खेल के शिकार हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जो एक जो वो है, उसमें झटका शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए। उसमें ये होगा कि दोनों मुल्कों के संबंध अगर सुधर गए तो दोनों मुल्कों का आम लोगों के हालात में कितने सुधार होंगे, उनकी जब इकोनॉमी लोकल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। जो तीसरी बात ये है कि जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात आती है तो इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो देखिए इकोनॉमिक्स, भारत पाकिस्तान के संबंध 1947 से खराब है। 65 में वार हुआ, 71 में वार हुआ, फिर दोनों मुल्क परमाणु संपन्न हो गए। परमाणु संपन्न होने के बाद नौबत आ गई कि ये दोनों मुल्कों ने समझ लिया और दुनिया ने समझ लिया कि फुल टाइम वार दोनों के बीच तो होगा नहीं। तो फुल टाइम वार नहीं होगा तो दोनों क्या करेंगे? दोनों के बीच संबंध अगर ठीक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हथियार लॉबी क्या करेगी? तो फिर हथियार लॉबी दोनों मुल्कों में छिटपुट पटाखा बजवाती है, और पटाखा बजवाने में उधर के भी कुछ जासूस बैठे होते हैं, इधर के भी कुछ जासूस बैठे होते हैं। पटाखा बजता रहे, उनका हथियार बिकता रहे। तो वो जो पटाखा लॉबी जो है, जो वेपन्स, फिर उसके बाद आप देखते होंगे पाकिस्तान ने भी ऑर्डर किया हमें इतना हथियार चाहिए, इंडिया ने भी ऑर्डर किया हमें इतना हथियार चाहिए, फिर अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आने लगती है। अच्छा, बड़े बड़े हथियार खरीदे जाएंगे, अरबों रुपए खर्च होंगे, तो मोटा नहीं, हमें ये हथियार की जरूरत है, इसके बिना तो ऐसा हो जाएगा, उसके बिना तो ऐसा हो जाएगा, उसके बिना ऐसा हो जाएगा। वार कोई फुल टाइम वार अब नहीं होना, क्योंकि दोनों के पास सबसे बड़ा हथियार मौजूद है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होगी। वो तो पटाखा ही बजेगा, जैसे सिंदूर टाइप हो गया। पहलगाम में उन्होंने आके नॉन स्टेट एक्टर ने हंगामा कर दिया, आपने अटैक किया, उन्होंने अटैक किया, 3 दिन में वार खत्म हो गया। इसी दौरान कुछ बजट बन गया, बढ़ गया दोनों मुल्कों का, हथियार लॉबी की चांदी हो गई। उसके बाद हथियारों के दोनों मुल्कों ने ऑर्डर कर दिए, कई नए हथियार खरीदने शुरू कर दिए। रिश्ते में कोई सुधार होने की गुंजाइश थी तो वो भी रुक गई। सुपर हथियार दोनों के पास है, जिसको लेकर दोनों कहते हैं कि फुल टाइम वार नहीं करना, तू 4 फेंकोगे हम भी 4 फेंकेंगे, तबाह हो जाएंगे दोनों, परमाणु बम। तो आप ये देखिए कि फुल टाइम वार जब होना ही नहीं है, तो आप फुल टाइम वार क्या, आप शॉर्ट टाइम वार भी छोड़ दो, दोस्ती करो। किचकिच करने का क्या लाभ है? आप वैसे में क्या होता है कि वैसे में बीच बीच में ये बात आई कि कश्मीर का इशू, पानी का इशू पे आप बातचीत करते रहो, एक साइड में छोड़ो, ये तुरंत नहीं सुलझेगा। अच्छा, अभी इस मामले में अगर हम देखें तो जो लोग बातचीत में शामिल हो रहे हैं उसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो उसमें जो बातचीत का मुद्दा है, मैं चाहता हूं कि वो भी आप ज़रा सा दर्शकों को बताएं कि बातचीत का मुद्दा क्या है। और ये बातचीत जो है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच औपचारिक बातचीत बंद है, तो इस बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत भारत की तरफ से राम माधव, पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, जिनकी पुस्तक को लेकर हंगामा मचा था, और पूर्व राजनयिक रुचि घनश्याम जैसे लोग हैं। पाकिस्तान की तरफ से शहरी रहमान, पाक विदेश मंत्रालय के अधिकारी सज्जाद हैदर खान और रिटायर्ड मेजर जनरल इसफंदियार अली खान शामिल हैं। इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? और जो मुद्दे हैं बातचीत के, जैसे आतंकवाद का मुद्दा, भारत पाक नदियों का पानी का मुद्दा, संकट के समय संपर्क मजबूत करने और तनाव बढ़ने से रोकने जैसे मुद्दे उठे हैं, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबरें हैं। तो जो लोग इस बातचीत में शामिल हैं और जो मुद्दे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो टॉक हुआ है, जो बंद कमरे में थोड़ी देर के लिए जो बातचीत हुई है, देखिए पाकिस्तान के जो लोग शामिल हुए हैं उसमें आर्मी से एक रिटायर्ड कोई ऑफिसर और एक कोई अधिकारी है
वहाँ के किसी मंत्रालय के, एक मंत्रालय के अधिकारी हैं, वो शामिल हुए हैं। जी, और हाँ। शेरी रहमान जो है पीपुल्स, रुचि घनश्याम शायद नाम है, रुचि घनश्याम। रुचि घनश्याम। हाँ, बाकी नरवणे साहब का पाकिस्तान को लेकर आर्मी के एंगल से तो अनुभव हो सकता है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक जो बातचीत का एंगल होता है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उनका अनुभव होगा पाकिस्तान से रिलेशन को ठीक करने में। और जो दूसरे, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीसरा नाम राम माधव जी का है, राम माधव जी ऐसे इनके बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, लेकिन पाकिस्तान की कितनी समझ है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मुझे शक हो जाता है इस सरकार के थिंक टैंकों पे कि 12 साल के कार्यकाल में इनके जितने भी कदम रहे हैं उससे हमारा कोई दोस्त नहीं बना है। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान से तो हमारे पुराने संबंध खराब हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में जो इनके थिंक टैंक, जो इनके एडवाइजर है, क्या एडवाइस देते हैं, वो उनसे हमारे रिलेशंस खराब ही हुए। और इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ रहे, उन्होंने हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी। ये वो थिंक टैंक है जो इजराइल और अमेरिका से दोस्ती की वकालत करते रहे हैं। इनकी विदेश नीति से संबंधित सलाह या इनके जो विदेश नीति से संबंधित जो पॉलिसी सामने आती रही है उसमें प्रो अमेरिका, प्रो इजराइल माने जाते रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके पॉलिसी में ऐसी कुछ चीजें हैं। अमेरिका हमें क्या इज्जत कर रहा है सामने देख रहे हैं, ट्रंप क्या इज्जत करता है। और अड़ोस पड़ोस, ये तो आप दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध की बात कर रहे हैं। मुझे जहां तक याद है, मणिपुर में ऐसी स्थिति बनने के पहले भी राम माधव जी का वहां पर बहुत आना जाना, ऐसी इस तरह की बातें थी। कुछ खबरों में जहां तक चलता था। तो इनके आने जाने से क्या हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मणिपुर फिलहाल 3 साल से ज़्यादा वक्त से जल रहा है। और आप बता रहे हैं कि इनका ये थिंक टैंक, पता नहीं किस तरीके से इनका थिंक टैंक काम करता है कि दुनिया भर के देशों से